हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री का 2019 का सेट नंबर 6 बताने जा रहे हैं। बीओ जो कोड वर्ड है। 2019 के बाकी के पूरे सेट हो चुके हैं आपके, और 2020 के भी पूरे सेट हो चुके हैं। ये 6वां सेट है आपका। एक क्लास 7वां बचा है इसमें, और बाकी के पूरे सेट हो चुके हैं। हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को अनसॉल्व पेपर हल कर सके। इसमें खंड खा नंबर है। 3 खंड होते हैं, खंड का, खंड खा और खंड गा। खंड का होता है भौतिक विज्ञान, खंड खा होता है रसायन विज्ञान, खंड गा होता है जीव विज्ञान। तो ये आपका है खंड खा। चलिए देखते हैं इसमें पहला बहुविकल्पी है। 3 दिए होते हैं, 5वें का नंबर से स्टार्ट होता है ये। तो इसमें है पहले कि एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है, तो विलयन क्या होगा। यानी एक जलीय विलयन का पीएच मान कितना है, 3 दिया हुआ है, तो वह विलयन क्या होगा। क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। हमने कई बार ये पीएच मान से संबंधित बात बताई है कि जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है, और जिसका 7 से अधिक होता है वो क्या होते हैं, क्षारीय। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, मतलब कि 7 से कम। तो 7 से कम वाला आपका क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 उदासीन होता है इसलिए गलत होगा, और 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है इसलिए ये भी गलत होगा, और इनमें से कोई नहीं का तो वो नहीं। इसलिए इसमें राइट आंसर होगा आपका तीसरा, जो कि क्या होगा, अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, इसमें दूसरा नंबर पूछा गया है कि विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। मतलब कि आपस में दो तत्व दिए गए हैं, तो ये पूछ रहा है कि आपस में विकर्ण संबंध कौन प्रदर्शित करता है। लिथियम एवं बेरिलियम, लिथियम तथा मैग्नीशियम, लिथियम तथा सोडियम, बेरिलियम तथा सिलिकॉन। तो इसमें ना ही तो 1 मिनट, इसमें लिथियम तथा बेरियम तथा सिलिकॉन भी नहीं ये करता है, और लिथियम तथा सोडियम भी नहीं करता है आपस में, और लिथियम तथा बेरियम भी नहीं करता है। तो लास्ट में क्या बचा है आपका, लिथियम तथा मैग्नीशियम, Li तथा Mg आपस में विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, या विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। यानी आपस में इनके गुणों में समानता पाई जाती है, जिससे क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग नंबर है, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला तत्व है। यानी दिए गए कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला क्या है, तत्व है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कीटोनिक समूह से संबंधित है। कीटोनिक मतलब कीटोन समूह से। पहला ऑप्शन है CH3COOH। अब इसमें साफ है COOH मतलब कार्बोक्सिलिक समूह है, तो ये आपका होगा नहीं। फिर अगला दिए है HCOOH, यहाँ पे COOH फिर लिखा, ये कार्बोक्सिलिक समूह है इसलिए ये भी नहीं। CH3CH2OH लगा हुआ है, ये अल्कोहल समूह है इसलिए ये भी नहीं होगा। लास्ट में आपका क्या बचता है, दूसरा नंबर CH3, और कीटोनिक समूह का क्या होता है, ये CO होता है, तो इसमें क्या लगा हुआ है, CO। तो ये आपका क्या है, कीटोनिक समूह है, इसलिए दूसरा आंसर आपका राइट होगा। क्या है, CH3COCH3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। आयुपेशी नाम कई बार हमने बताया है कि हर सेट में लगभग 1-2 पूछे गए होंगे कि आयुपेशी नाम कैसे बनाते हैं। CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सॉरी यहाँ पे पहले में CH3 होना चाहिए, CH3 CH2 फिर C। यहाँ पे जहाँ CH2 बार बार लिखा है क्योंकि पहली बार CH3 होता है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आपका CH3 होगा, ठीक है। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें सबसे पहले हमने कहा था कि समूह देखते हैं, तो यहाँ पे समूह तो है नहीं, कार्बन की संख्या देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन हो रहे हैं, 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट। और कौन सा समूह लगा हुआ है, समूह कोई भी नहीं लगा हुआ है। फिर देखेंगे बॉन्ड कौन सा लगा है, यहाँ पे बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। कौन सा बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड में लास्ट में क्या जोड़ते हैं, आयुपेशी नाम बनाते समय आयन जोड़ते हैं, और 4 कार्बन वाला होता है ब्यूट, और उसमें आयन लगा देंगे तो इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। और ये भी देखेंगे अगर इसमें कितने नंबर में बॉन्ड लगा हुआ है, पहले नंबर में। हमने तो वो 4 संख्या इसलिए गिनी थी, लेकिन गिनती इधर से होती है आपकी, जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 1 4 3 2 1, ऐसे उल्टा लिखेंगे।
तो यहाँ पे पहले नंबर में लगा हुआ है क्या, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसकी गिनती होगी पहले नंबर, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ब्यूट वन आइन। क्या लिखेंगे, ब्यूट वन आइन, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अगला वो है इसी में अगला नंबर CH3 CH2 CO CS2 CH3। अब इसमें ये पूछा गया है कि इसमें भी IUPAC नाम बताना है। तो सबसे पहले हम कार्बन की संख्या गिनेंगे कि कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हैं, 5। तो सबसे पहले हमारे 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, पेंट लिख दिया। और इसमें अब देखेंगे कि समूह कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे CH के अलावा कुछ लगा हुआ है, ये आपका CO लगा हुआ है। CO अभी हमने आपको ऊपर बताया ये है कीटोनिक समूह होता है। कौन सा होता है, कीटोनिक। और कीटोनिक समूह में ये संरचना बना, वो IUPAC नाम बनाते समय लास्ट में ओन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पेंट धन ओन, तो पेंटेनोन। इसका IUPAC नाम क्या होगा, कितने नंबर में वो आपका ये कीटोनिक समूह लगा हुआ है, तो तीसरे नंबर में, तो 3 पेंटेनोन। या तो फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पेंटेन 3 ओन। ठीक है, ये आपका IUPAC नाम इन दोनों के रहे। कई बार हर अनसॉल्व पेपर हर सेट में आए हैं, हमने हर बार समझाया हुआ है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे, और लाइक करें। जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें, क्योंकि भी आपके स्कूल बंद चल रहे हैं। और फिजिक्स का भी आप अनसॉल्व पेपर जरूर हल करें। चलिए, इसी में खा नंबर प्रश्न पूछा गया है। खा का फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट और सेकंड खा में 2 पूछे गए हैं। तो खा का फर्स्ट है यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का कोई एक अपचायक गुण लिखिए। यानी एक रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का कोई एक अपचायक गुण लिखिए। SO2 का जलीय विलयन में यानी H2SO3 एक अपचायक की तरह कार्य करता है। SO2 में जो जलीय विलयन होता है ये सल्फ्यूरस अम्ल इसको बोलते हैं, और H2SO4 होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और जहाँ पे H2SO3 लिखा है ये होता है सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, तो SO2 का जलीय विलयन जब सल्फ्यूरस अम्ल को एक अपचायक की तरह कार्य करता है और वह स्वयं ही H2SO4 में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी सल्फ्यूरस अम्ल स्वयं ही किसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रकार से यह अपचायक गुण का प्रदर्शन करता है। जैसे SO2 + H2O से तो H2SO3 बनेगा, और जब H2SO3 को जल से क्रिया कराएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, और हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी, अलग हो जाएगी। ये आपका रासायनिक गुण रहा, वो अपचायक गुण रहा उसका, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दूसरा नंबर पूछा गया था खा में कि मरकरी का सूत्र होता है, ये कोष्टक में Hg लिखा हुआ है, जो मरकरी के अयस्कों में से किसी एक अयस्क से मरकरी के अयस्कों में से किसी एक अयस्क से किस प्रकार मरकरी प्राप्त कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी मरकरी किस प्रकार से प्राप्त, अयस्क से हम मरकरी को कैसे अलग करेंगे, इसका सिर्फ रासायनिक समीकरण यहाँ पे पूछ रहा है। जबकि हमने ये भी बताया था जब जिंक सल्फाइड अयस्क से हमको जिंक अयस्क से जिंक धातु अलग करना था, तो अलग उसी प्रकार से ये भी प्रश्न संबंधित है कि मरकरी के अयस्क से मरकरी को अलग करना है समीकरण के माध्यम से। ये आपका होता है 2HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड है आपका। इसको फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। लेकिन जब मर्करिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तब क्या बनेगा, मर्करी की धातु आपकी अलग हो जाती है और ऑक्सीजन आपका अलग हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 2HgS क्या लिखा हुआ है, 2HgS 3O2 जब ये क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, 2HgO प्लस 2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड बनता है। जब मरकरी ऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, हमारी आपकी मरकरी धातु अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो हमको क्या अलग करना था, मरकरी प्राप्त करना था, जो कि आपकी डबल रिएक्शन करने पर मरकरी प्राप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये 6 नंबर के खा के फर्स्ट और सेकंड थे। गा नंबर इसी में दिया हुआ है, गा नंबर देख लेते हैं। गा नंबर में बताया गया है
कि सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु या संरचना सूत्र लिखिए। यानी सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के दोनों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, जहाँ की सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और मैग्नीशियम का 12 होता है, क्लोरीन का 17 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो सोडियम प्लस क्लोरीन, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसमें भरे जाते हैं। क्लोरीन में बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे कि क्लोरीन में जो गुणा के चिन्ह बने हुए हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर आफ्टर रिएक्शन जब कराएंगे तो सोडियम आपका धनायन है, प्लस है, और एक ये अपना अणु इसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। जो ये गोल कलर का बना हुआ है ये इसने क्या लिया है, यहाँ से लिया है, ऑक्सीजन से क्या किया है, वो सोडियम से लिया है। इसके बाद Cl के बाकी के जो 7 है तो आपके पूरे 7 बचेंगे, 7 है ना, 2 2 4 2 6 1 7। आपके क्लोरीन में कितने हैं, 7, और एक इसने ग्रहण किया है तो ये 8 हो जाएगा, और बाद में क्या बनेगा, NaCl। इसी प्रकार MgO जब क्रिया करेगा तो Mg में कितने लास्ट में आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और प्लस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब ये आपस में क्रिया करेगा तो Mg में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो ये 2+ होता है, मतलब इसके पास 2 ज़्यादा है। और ऑक्सीजन क्या होता है, 2-, क्योंकि इसने 2 ऑक्सीजन ग्रहण किया। जैसे Cl 1- है सिर्फ, तो 1- नहीं लिखेंगे, माइनस का चिन्ह में से लगा देंगे। अगर 2-3 है तो वहाँ पे 2- से 3- लिखेंगे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो ऑक्सीजन कितने माइनस होगा, 2-, और ये इसका क्या बनेगा, MgO की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। चलिए अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वें का नंबर। अभी आपके 6वें का खा गा थे, 7वें का नंबर देखेंगे। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी यहाँ पे इसमें क्या होता है जब केवल सिर्फ समीकरण बताना है। जैसे कि इसमें पहला नंबर पूछा गया है, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, क्या, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं 2FeSO4 इंटू 2FeSO4 1 मिनट, चलिए आ गया, देखते हैं इसकी रिएक्शन कराएंगे। 2FeSO4 यानी आयरन सल्फेट की जब क्रिया कराएंगे, वो फेरस सल्फेट इसे बोल सकते हैं, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको बनेगा Fe2O3। Fe2O3 होता है फेरिक ऑक्साइड। फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको बनता है। फटाक से भाई नाम लिखिए। चलिए बच्चों, अभी हम आपको जो सूत्रों के नाम बता रहे हैं तुरंत नोट करिए, अभी नहीं तो फिर तुरंत आपको भूल जाएंगे, इसलिए नाम जरूर सूत्रों के नोट करते जाइए, ताकि अगली बार आ जाए तो आपको सूत्र जरूर याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट है, ये आपका फेरस सल्फेट FeSO4। तो क्या फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन पूरी होती है। 2 लगाया है हल करने के लिए, Fe2O3, ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, 4 दूनी 8, क्योंकि जो नीचे संख्या लिखी होती है ऊपर संख्या लिखी होती है, इसका गुणा कर देते हैं तो कितना हुआ, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 3 आपके ये हुए, और 3 ये हुए 6, और 2 ये हुए 8, आपके ऑक्सीजन पूरे हुए। सल्फर कितने हैं, 2, एक ये हुआ एक ये हुआ। तो आपकी ये रिएक्शन क्या होती है, संतुलित होती है, दोनों तरफ की संख्याएं हमारी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर है, सोडियम धातु पानी से क्रिया करता है। जब सोडियम धातु पानी से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2Na + 2H2O, तो बनेगा 2NaOH + H2। अगला है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इनमें तो दो क्या होता है जब समीकरण लिखना था, अब यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इनको क्या करना है, संतुलित करना है। जैसे कि CO2 + H2O, आफ्टर रिएक्शन बनेगा C6H12O6 + O2 + H2O। तो इसमें इतनी सी सिंपल नहीं है, ये ऐसे नहीं बनेगी, क्योंकि ये सनलाइट यानी सूर्य की, सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट मतलब होता है सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तब क्या होगा, CO2 के आगे जब हम 6 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो C6 आ रहा है, और आपका यहाँ कितना है, C1 है सिर्फ, इसलिए हम आप आगे क्या लगाएंगे, 6। तो C6H12O6 कितना हुआ, C6H12O6 यानी C6H12
और O कितने हुए 6 प्लस आपके ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 6 दूनी 12 दूनी 24। तो आपके 6 कार्बन यहाँ हुए और 6 दूनी 12 कार्बन यहाँ हुए, 6 कार्बन ये हुए, तो मतलब 6 6 12 6 पूरे कार्बन हो गए और पूरे हाइड्रोजन की संख्या भी हो रही है। इसके बाद दूसरे नंबर में पूछा गया है कि Cu2S प्लस O2 Cu2O प्लस SO2 को रिएक्शन पूरी करनी है यानी संतुलित करना है। तो Cu2S जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा 3O2 से तो बनेगा 2Cu2O प्लस S2SO2। क्या बनेगा 2SO2। अगली रिएक्शन देखेंगे। अगला नंबर इसमें क्या पूछ रहा है 2SO2 हो गया। अब 8वें का लास्ट क्वेश्चन है। 8वें का नंबर पूछ रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। कई बार हमने ये बताया है कि जबकि एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पीछे भी कई सेटों में मिली है, हर बार हल कराते हैं। एसिटिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। किसके द्वारा है एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। क्योंकि C2H5O जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनेगा CH3COOH प्लस H2O यानी क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करता है CH3 फिर COOH प्लस H2O। क्योंकि यहाँ पे जहाँ O लगा हुआ है आगे 2 लगेगा। जहाँ ये आपका O लिखा हुआ कोष्ठक में इसके पहले क्या लगाएंगे 1 मिनट 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे 2 लगाएंगे तब जाके ये रिएक्शन आपकी पूरी होती है। ठीक है, चलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत कम बच्चे हैं, और लाइक करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके और शेयर भी करें। चलिए अगला है इसी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से क्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी एथेनोइक अम्ल CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी SCO3 जब क्रिया करेगा तो बनेगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ये आपका क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करने पर और सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया करने पर आपका यही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 5वां नंबर है मेथेन का दहन कराते हैं। मेथेन का दहन करते हैं तो क्या बनता है CH4 प्लस 2O2। तो आप रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। अगला क्वेश्चन है मिसल क्या है उदाहरण द्वारा समझाइए और इनके साबुन की सफाई की प्रक्रिया में क्या महत्व है। अगला है इसमें महाशल मिसल क्या है साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों के विभिन्न गुणधर्म समान होते हैं। यानी साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म समान होते हैं और जल में विलेय एक सिरे को जलरागी कहते हैं। यानी जो जल में विलेय होता है वो सिरा जलरागी कहलाता है और हाइड्रोकार्बन में विलेय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है यानी जी नीचे होता है, जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं। यानी अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अनुसार होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। जल के अंदर आयनिक सिरा जल के अंदर होता है और जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है और जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है। इन अणुओं की क्या होती है एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। ऐसे अणुओं को बड़ा गुच्छा बनने के कारण होती हैं। मतलब जो ये क्रियाएं होती हैं एक बड़ा सा गुच्छा के रूप में बना लेती है। मिसल की संरचना भी पीछे चैप्टर में दिखाया हुआ है, उसी प्रकार से संरचना बनेगी। यानी बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिससे जल का विरागी क्या है जल विरागी पुच्छ गुच्छे के आंतरिक हिस्सा में होता है और जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। तो उसका आयनिक सिरा कहाँ पर होता है गुच्छे की सतह पर होता है। तो
इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तो इस संरचना को क्या कहेंगे? मिसेल। महत्व है अभी इसी में, मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने के सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित होते हैं। जो ये कपड़ों पे मैल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्रित होते हैं बीच में, और मिसेल विलयन के कोलाइड के रूप में बने होते हैं। इस प्रकार मिसेल तैरते हैं और मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहा। अगला है इसी में 2 और टिप्पणी थी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसी में भी है हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण। अथवा, ये तो आपका अथवा के पहले था, इसी के में अथवा के पूछे है हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण। सभी ज्ञात तत्वों में हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है, विब्रत श्रृंखला और समृद्ध श्रृंखला। विब्रत श्रृंखला यौगिक वे जिनके अणुओं में कार्बन के सभी परमाणु खाली श्रृंखला में सीधे अथवा शाखायुक्त व्यवस्थित होते हैं, विब्रत श्रृंखला कहलाते हैं। यानी सीधे श्रृंखला और शाखित भी श्रृंखला बन सकती है, जैसे कि एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, ब्यूटेन आदि। एथेन के देख रहे हैं कि 2 कार्बन है, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे, और एथिलीन का है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हो वहाँ पे नीचे हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है ऊपर नीचे हाइड्रोजन की संख्या नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरा है समृद्ध श्रृंखला यौगिक। वे सभी यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एक बंद श्रृंखला अथवा चक्रीय के रूप में रहते हैं समृद्ध श्रृंखला अथवा चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। इन्हें भी 2 वर्गों में बांटा गया है, जैसे समचक्रीय यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। समचक्रीय, इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, इनके अंतर्गत है एरोमेटिक यौगिक। इन यौगिकों की समृद्ध श्रृंखलाएं 6 कार्बन परमाणुओं से बनी होती है। कितने कार्बन परमाणुओं से? 6 कार्बन परमाणुओं से बनी होती है। इस वर्ग में बेंजीन तथा टॉलुइन तथा फिनॉल रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं इस वर्ग में? बेंजीन तथा टॉलुइन तथा फिनॉल रखे गए हैं। ये आपकी बेंजीन की रिंग है कि चारों तरफ सी लिखेंगे और एकल बॉन्ड के माध्यम से जोड़ेंगे। एक एकल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक एकल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ेंगे। ये फिनॉल की संरचना, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे। ये दूसरे नंबर आपका है, ये भी फिनॉल से संबंधित है। OH लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? फिनॉल की संरचना बन जाएगी। ठीक है, अब है एलिसाइक्लिक यौगिक। इस वर्ग के यौगिक कार्बन को समृद्ध इस वर्ग के यौगिकों को कार्बन श्रृंखला तो समृद्ध होती है, जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन आदि। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन है, जहाँ पे 4 कार्बन है वो साइक्लोब्यूटेन है। ये आपके पास 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन है और 6 कार्बन हो जाते तो साइक्लोहेक्सेन आपका हो जाता। ठीक है, इसी का दूसरा नंबर है विषम चक्रीय यौगिक। इस वर्ग के यौगिकों में वे यौगिक परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य तत्वों जैसे सोडियम, पोटेशियम, सल्फर के परमाणु भी भाग लेते हैं, जैसे CH3, और यहाँ पे भी आपका C है, S लगा देंगे तो ये आपका पिरीडिन बन जाएगा, N लगा देंगे तो थायोफिन बन जाएगा, O लगा देंगे तो प्यूरॉन हो जाएगा। अब आपका है समजातीय श्रेणी। ये समजातीय श्रेणी लगभग कई बार पूछा गया है आपका, इसमें मैं टिप्पणी पूछी है। समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को जब उनके बढ़ते या घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो प्राप्त श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। कई बार आपका ये पूछा है सजातीय श्रेणी। चलिए 1 मिनट, थोड़ा जूम हो गया, जस्ट 1 मिनट। ओके, आ गया। देखिए, जब समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को जब उनके बढ़ते या घटते अणुभार के क्रम में एक जैसे रखा जाता है, जैसे कोई भी गिनती या कुछ हम रखते हैं, लगातार क्रम बन जाता है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि संतृप्त यौगिकों को सजातीय श्रेणी के अनुसार रखना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि, या तो मिथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ये क्या है आपके सजातीय श्रेणी के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं, इसी में प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी पूछे था। ये कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में टिप्पणी पूछे है कि कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताइए, पूछे आपका। देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या मूलक किसी अन्य परमाणु या मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, यानी जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह में विस्थापित हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है, वह आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे कि 500 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन क्लोरीन से क्रिया करके वाइनिल क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है? 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एथिलीन क्लोरीन से अपक्रिया करके वाइनिल क्लोराइड बनाती है। इस अपक्रिया में एथिलीन का हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे C2H4 + Cl2 भी लिख सकते हैं ऊपर 500 डिग्री सेल्सियस, और फिर CH2 डबल बॉन्ड CHCl लिख सकते हैं, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यह है वाइनिल क्लोराइड प्लस HCl। क्या है? प्लस HCl। आपका एथिलीन से जब क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो बनेगा वाइनिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। क्योंकि अभी आपके स्कूल कॉलेज बंद भी चल रहे हैं और आप एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करिए, ठीक है। धन्यवाद।